तो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ रंजीत कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का फिज़िक्स पढ़ेंगे ध्वनि, ठीक है? जो पिछला वीडियो में कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके आगे वाले टॉपिक जो बाकी बचे हुए हैं, वो आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करें, तो आप तक उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाँ, और एक बात और, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, ठीक है? जब तक ले आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, तब तक ले आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे पूरी तरह से लास्ट तक बने रहें और पूरा देखें, ठीक है? अगर जो आपको पढ़ना है तो कोई एक कोना पकड़ लीजिए घर का, ठीक है? वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, कॉपी कलम उठा लीजिए, पढ़ लीजिए और जो डाउट्स हैं उसको लिख लीजिए, उसको कमेंट बॉक्स में हमें मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे आपको। बाकी नोट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेकर उसका नोट्स भी बना सकते हो। वीडियो को अगर एक बार नहीं देखने में समझ में नहीं आ रहा है, एक बार देखने में समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको 2 बार नहीं 3 बार देखो, ठीक है? पर वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक बने रहो। 1 मिनट 2 मिनट देखने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर पूरा समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। यानी जो ध्वनि तरंगे होते हैं उनका भी वर्गीकरण हुआ है, ठीक है? पर किसके आधार पर हुआ है? आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। मैंने इसके बारे में कुछ चर्चा की थी पिछली वीडियो में, पर आज फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो देखो क्या होता है 20 हर्ट्ज़, ठीक है? 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है? अब देखो यहाँ पर देखना, देखो 20,000 हर्ट्ज़ अगर जो आवृत्ति रहे 20,000 हर्ट्ज़ से अगर कम हो, मतलब कितना हो 20,000 हर्ट्ज़ से कम हो, 1 से 20 के बीच में हो, ठीक है? तो उसे हम बोलते हैं अवस्रव्य तरंगे। कौन-सा तरंग? अवस्रव्य तरंग, ठीक है? अगर क्या हो 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में हो, ठीक है? तो उसे हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंग। यदि यही आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक हो, 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक हो, तो इसे हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग, ठीक है? इसमें से हमें पता है कौन-सा जो ये श्रव्य तरंग है, यही हमें सुनाई देती है। यानी जो ध्वनि हम सुनते हैं, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होती है। इसलिए हम सुन सकते हैं। देखो मैंने आपसे क्या बताया था, कोई भी वस्तु रहता है, तो उसमें कंपन होता है, कोई भी कण हो। अगर उसमें कंपन होता है, कण होता है, तो तरंग के रूप में मैंने आपको बताया था कि ध्वनि जो होती है, वो तरंग के रूप में चलती है और वो ध्वनि हमारे कान तक पहुँचती है, जिससे हमें सुनाई देता है। पर वो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में, ठीक है? तो सबसे पहले अवसर्व तरंग के बारे में लिखेंगे। पहला है अवस्रव्य तरंग, अवस्रव्य तरंग। अब देखो अवस्रव्य तरंग किसे कहते हैं मैंने बताया, जिन आव जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज़, सॉरी 20 हर्ट्ज़, क्वेश्चन में लिख देता हूँ हर्ट्ज़ से कम होती है, कम होती है, उन्हें अवस्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। अवस्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। यह ध्वनि तरंग, यह ध्वनि तरंग मनुष्यों को सुनाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, ठीक है? अब देखो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या है कि जब भूकंप आता है, पृथ्वी पे जब भूकंप आता है, तो उससे पहले कोई कोई तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है? वह तरंग कौन-सी होती है? अवस्रव्य तरंग होती है। यानी उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ से कम होती है। भूकंप आने से पहले जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन्हें अवस्रव तरंगे कहते हैं और उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, यानी 1 से 20 के बीच में होता है, ठीक है? तो जैसे में लिख देते हैं, जैसे भूकंप आने
से पहले उत्पन्न ध्वनि तरंग अवस्रव ध्वनि तरंगें होती हैं। अवस्रव ध्वनि तरंगें होती हैं। ठीक है, आपको अवस्रव ध्वनि तरंगें समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी अवस्रव ध्वनि तरंगें जो होती हैं, अवस्रव तरंग किसे कहते हैं? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी ये कंपन 1 सेकंड में 20 हर्ट्ज से कम कंपन करता है। ठीक है, अब देखो आवृत्ति किसे बोले थे? यानी 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करे कोई कण, उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी ये जो कंपन करेगा ये 20 हर्ट्ज से कम कंपन करेगा 1 सेकंड में। ठीक है, और जब 20 हर्ट्ज से कम कंपन करेगा तो यह कौन सा तरंग रहेगा? अवस्रव ध्वनि तरंग रहेगा। ठीक है, और यह तरंग मनुष्य को नहीं सुनाई देती। उदाहरण में मैंने क्या दिया? भूकंप आने से पहले उत्पन्न ध्वनि तरंग, जो पृथ्वी पे ध्वनि तरंग निकलती है, वो कौन सी तरंग होती है? अवस्रव ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला देखो, अब सर्व तरंगे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं सर्व तरंगे। सर्व तरंगे किसे कहते हैं? जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, इन्हें कौन सा तरंग बोलते हैं? सर्व तरंग बोलते हैं। ठीक है, और 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, वो हमारे कान सुनने के लिए कर्ण जो होते हैं सुग्राही होते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या-क्या हैं जो हम सुन सकते हैं? जैसे देखो, मनुष्य तथा जानवरों की आवाज़ें, कंपित डोरियाँ, सरित्र द्विभुज, ठीक है, लाउड स्पीकर, तबला, ढोलक, इन सब से जो ध्वनि निकलती हैं, उनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, इसलिए हम उन्हें सुन सकते हैं। तो ये सब मैं लिख देता हूँ। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज तथा 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उन्हें सर्व तरंगे कहते हैं। सर्व तरंग या सर्व तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को सुनने के लिए हमारे कान सुग्राही होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो 20 हर्ट्ज और तथा 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि तरंगें होती हैं, उन्हें हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। अब जैसे में क्या लिख सकते हैं हम? जैसे मनुष्य तथा जानवरों की आवाज़ें, लाउड स्पीकर, मतलब जिन जिन चीज़ों की हम ध्वनि सुन सकते हैं वो सब आ सकते हैं इसमें। ठीक है, लाउड स्पीकर, तबला, ढोलक, सॉरी ढोलक लिख रहा था मैं, ढोलक आदि। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है, उन ध्वनि तरंगों को हम बोलते हैं सर्व तरंगे। ठीक है, और इनको सुनने के लिए हमारे जो कान होते हैं वो सुग्राही होते हैं। अब इसके उदाहरण अगर पूछे तो उदाहरण में जिन जिन चीज़ों की हम आवाज़ सुन सकते हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे देखो, मनुष्य तथा जानवरों की आवाज़ें आप सुन ही सकते हो, ये भी आएंगे। लाउड स्पीकर, तबला, ढोलक, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार देखने पे नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो वीडियो, 3 बार देखो। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो पराश्रव्य तरंग किसे कहते हैं? जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। अब इसका उदाहरण एक ही है, कौन सा? एक ही नहीं, और भी होंगे, पर एक ही इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डाल्टन की जो सीटी थी उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि, उससे उससे वो कौन सा तरंग उत्पन्न करता है? पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है,
अधिक होती है उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे क्या है, जैसे में डाल्टन के सीटी द्वारा डाल्टन सीटी द्वारा उत्पन्न तरंग ठीक है। अब मैंने आपको अवसर्व तरंग, सर्व तरंग, पराश्रव तरंग तीनों तरंगे बता दी हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन है ही, आप कमेंट कर देना, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब चलो देखते हैं ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ठीक है, इसका परावर्तन आपका जो ये चित्र दिख रहे होंगे इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा। अगर क्लास 8 में पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि क्या पढ़े थे उसका परिभाषा, कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वो जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो ठीक उसी प्रकार से इसे ध्वनि तरंगों का भी परावर्तन होता है, पर केवल अंतर इतना है कि प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी प्रकार से ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कहते हैं, क्या करो, अगर जो इसका आपको प्रैक्टिकल करना हो तो एक समतल तल लो। ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ दो यहाँ पर, और एक लकड़ी का पर्दा लगा दो। ठीक है, एक तरफ एक ये कोई बेलन ले लो, मतलब जिससे ध्वनि इधर यहाँ पर आप कुछ बोलो तो यहाँ पर जा सके। ठीक है, खोखला बेलन ले लो, समझ लो खोखला बेलन, दो खोखला बेलन ले लो। एक तरफ दोनों को इस एंगल पे सेट करो कि जो यहाँ पर एक एंगल बने, ठीक है, वो बराबर रहें। ठीक है, तो क्या देखोगे, अगर यहाँ पर कोई घड़ी रख दो या फिर कोई चीज़ जो मतलब थोड़ा धीरे आवाज़ करे, आपको वैसे ना सुनाई दे। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर रख दो, और इस बेल मतलब ये जो खोखला बेलन है उसके मुख पर रख दो। ठीक है, और जो दूसरा खोखला बेलन है उसके मुख पर अपना कान लगा के सुनोगे, तो इसकी जो यहाँ पर अगर आपने घड़ी रखी है, जो भी चीज़ रखी रहोगे उसकी ध्वनि आपको यहाँ पर सुनाई देगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ध्वनि तरंगों का भी परावर्तन होता है। यानी क्या होता है, देखो यहाँ से ध्वनि जाती है, समतल तल से टकराती है, और ये देखो जिस एंगल से जाती है यानी और जिस माध्यम से जाती है, ठीक है, उसी माध्यम में परावर्तित होकर पुनः वापस आ जाती है, तभी तो हमें कान कान में सुनाई देता है उसकी ध्वनि। तो क्या होता है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन ही होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। ठीक है, अब कभी-कभी क्या करते हो कि कोई बोलता है तो ऐसे कान लगाकर सुनते हो, कोई बुलाता है तो ऐसे करके सुनते हो ना। तो ये क्या करते हो कि ध्वनि का परावर्तन हो, आपके हाथ से ध्वनि का परावर्तन हो और आपके कानों में उनकी ध्वनि जा स्पष्ट रूप से जाए और सुनाई दे। ठीक है, इसलिए ऐसे कान लगाते हो। और बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा लिख देते हैं कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो लिखेंगे, जब किसी माध्यम से किसी माध्यम में ध्वनि तरंग किसी समतल तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहते हैं। इनका परावर्तन प्रकाश के परावर्तन
जैसा ही होता है, जैसा ही होता है। अंतर बस इतना है कि अंतर बस इतना है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की अपेक्षा, ध्वनि के चाल की अपेक्षा चाल की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया वही चीज़ लिखा हूँ, बाकी कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप नोटबुक बना सकते हो। ठीक है, और एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लो। ठीक है, और इसका नोट आप बना सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो ध्वनि ध्वनि तरंगों का परावर्तन आपको मैंने बता दिया। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं अंत और मिलते हैं क्लास के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।